लेजेंड्स, लास्ट टॉपिक पढ़े थे हम इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इंडक्टिव इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया था कि क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जनरली एक कार्बन चेन होती है, उस कार्बन चेन से अगर कोई अलग सा ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हेलोजन है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ क्या हो गया कि जो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये उसे अपनी तरफ खींच देगा। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देगा। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन आ सकता है, कोई मेटल आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये हेटेरोएटम जुड़ता है कार्बन के अलावा, तो ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अभी हम ये मान के चलें कि जो ये हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका एग्जांपल हमारे पास है, कोई भी हेलो एल्केन ले लें, क्लोरोएथेन हो गया, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, इस कार्बन से, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया है, पोलर हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच दिए हैं, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो किससे खींचेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर भी एक अलग सा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल का परमानेंट इफेक्ट होता है। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये हेटेरोएटम तो इससे जुड़ा ही रहना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परमानेंटली पोलराइज हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे बोलते हैं, जब किसी भी कंपाउंड में कोई हेटेरोएटम जुड़ा रहता है तो उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक, इसी इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कार्बन चेन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रही है। ठीक है, तो इसे बोल देंगे हम कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रही है, और जो हमारे पास क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि खींच रहा है, तो इसे बोल देंगे कि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो दो इफेक्ट आ जाता है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। प्लस आई इफेक्ट को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक, और इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक, होते कौन कौन से ग्रुप हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया हमारे पास, कोई मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, या कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक, अब इस अल्काइल ग्रुप में अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, इस टाइप से आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसी के कंपैरिजन में अगर जो हम माइनस आई इफेक्ट वाले देख लें, तो जो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन कंटेन करते हैं, जैसे हमारे पास COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, और आपका कोई डबल बॉन्ड हो गया,
ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये हमने देखा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। किसके कारण? एस कैरेक्टर के कारण, ठीक है। सेम NO2, ठीक। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट का बढ़ता हुआ क्रम होता है, अभी कई बार कंपैरिजन करने के लिए आता है। तो NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, C6। अच्छा, ठीक है। तो ये जनरली ट्रेंड हमारे पास है माइनस आई इफेक्ट के बढ़ते हुए क्रम का, ठीक। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हमें देखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किस टाइप से होंगे और उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का प्रभाव क्या पड़ता है किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि आई इफेक्ट जो है वो कई चीज़ों की व्याख्या करता है। एसिडिक नेचर बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा आई इफेक्ट को ढंग से जानना है। कई सवालों के जवाब पेपर में जब आता है, कई बार कंपैरिजन करने के लिए आता है एसिडिटी बेसिसिटी में, तो आई इफेक्ट के थ्रू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की का स्थायित्व हम इससे बता सकते हैं, ठीक। कार्बोकैटायन का स्थायित्व बताने की जरूरत क्यों है? देखो, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या है, कोई भी रिएक्शन चलती है अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है और जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वहीं पे रिएक्शन हमारे पास होगी। इसलिए हम चेक करते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन, सबसे पहले तो कार्बोकैटायन मतलब क्या हुआ? कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। कार्बन पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे देखेंगे, कैसे कैसे हो सकता है, मतलब CH3 प्लस टाइप से, CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 प्लस CH3 और प्लस, ये हमारे पास कार्बोकैटायन हो गए, ठीक। 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी? ये बता सकते हैं हम आई इफेक्ट के थ्रू। देखो, स्टेबिलिटी मतलब ये इस फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज कोई जुड़ जाएगा तो इसका अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए कि स्टेबल रहे। तो कैसे करेंगे कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है? तो हम आई इफेक्ट से जान लेते हैं। देखो, कोई नेगेटिव चार्ज इन पे अटैक करेगा, ठीक। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज जल्दी अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा जल्दी नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला है, ठीक। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है? जो मिथाइल समूह है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है,
ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही कम हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। ठीक, सेम केस यहाँ पे कि मिथाइल ग्रुप में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पर इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों में से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप किसके पास हैं, टर्सरी वाले के पास हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, टर्सरी। ये समझ आए ना। देखो क्या होगा कि जब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो नेगेटिव चार्ज आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तुलना में किसके, इसके। यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप नहीं है, या प्लस आई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी हिसाब से हो जाएगी, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, दूसरा, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी से, अगर जो समझना होगा एनर्जी के टर्म्स में, तो एनर्जी के टर्म्स में समझेंगे हम। देखो स्टेबिलिटी, जहाँ जितनी एनर्जी कम होगी वहाँ स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, जो ऊर्जा होती है या एनर्जी होती है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और किसी मॉलिक्यूल की, किसी भी चीज़ में ज़्यादा एनर्जी होती है तो मतलब हम अपने आप ही कह सकते हैं कि वो क्या है, अनस्टेबल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि टर्सरी में क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम है, चार्ज कम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, और सेकेंडरी होता है स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसे, रिएक्शन को। ठीक, तो अब हम आगे की टर्म्स की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे ही हमें खाली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट देखनी है और उसके बाद अपनी व्याख्या कर देनी है। तो दूसरा आता है कार्बन एनायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, कार्बन एनायंस का स्थायित्व। अब कार्बन एनायन किसे बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ठीक है, और इसे आसानी से हम बता सकते हैं। देखो समझने के लिए वही तरीका है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होगा तो किस टाइप से हो सकता है, CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, ठीक है, CH3 CH3 माइनस, ये टर्सरी एनायन। अब वही, ये स्टेबल कब होगा, जब इसके कार्बन पे चार्ज कम होगा। वही चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। जब कार्बन पे चार्ज कम होगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जानते हैं हम आई इफेक्ट से कैसे होता है कि देखो ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। नेगेटिव चार्ज तभी तो आता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके इसमें अटैक कर सकता है।
ठीक है, तो इसका स्थायित्व तो सबसे कम रहने वाला है तुलना में किसके, सेकेंडरी के। ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास एक कार्बन एनायन के लिए पैटर्न बन जाता है कि टर्सरी कार्बन एनायन सबसे कम स्थायी होते हैं तुलना में किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी के। ठीक है, और इसे हम शॉर्ट में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन एनायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स के। ठीक है, अगला तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के बारे में मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या बोलेंगे सही, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास रखती हैं। ठीक, तो इसे समझने के लिए किस टाइप से समझ लेंगे, ये कोई फ्री रेडिकल है हमारे पास, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये इथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया हमारे पास, तो वैसे टर्सरी भी बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, जो प्लस आई ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक, फ्री रेडिकल में रिएक्शन कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ और इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं ना कहीं पेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पेयर होना शुरू होगा तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी फ्री रेडिकल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर 0 डिग्री वाले। ठीक, जब हम ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। ठीक, सिंपल सा है, खाली ये देखना है हमने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं और चार्ज कितना बढ़ रहा है। देखो फ्री रेडिकल क्या है, अनचार्ज स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसका नेचर देखेंगे, फ्री रेडिकल का असल में नेचर कैसा होता है। फ्री रेडिकल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, या फ्री रेडिकल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रिएक्शन करने का। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पेयर होगा, तो ये आसानी से बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक, अगला आता है reactivity of alkyl halide। reactivity of alkyl halide, देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है वो यहाँ सीधा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड किसे कह देंगे, किसी एल्काइल ग्रुप में जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है,
ठीक है, कई टाइप के अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैं अभी खाली दो की बात करूँगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। सेम यहाँ पे भी केस है, सेम केस। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर जो हमें बतानी है तो कैसे बताएंगे, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बता सकते हैं हम। ठीक है, कैसे बताएंगे कि क्योंकि यहाँ पे पोलर हो रहा है तो ये कैसे बनाएगा, CH3CH2 प्लस और फ्लोराइड आयन माइनस, ऐसे इसका आयनाइजेशन हो सकता है सेम, तो ऐसे और F माइनस। तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक प्राइमरी कार्बोकेटायन और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, प्राइमरी, ये सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, देखो क्योंकि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है वो लेस स्टेबल होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे इसका आयनाइजेशन हो रहा है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन करके हमारे पास फिर से एल्काइल हैलाइड नहीं देगा। तो हम बोल सकते हैं जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होता है तुलना में किसके, सेकेंडरी फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के। किसके कारण, जो हमारे पास कार्बोकेटायन बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। देखो स्टेबिलिटी कैसे होगी, फिर से एक आसान समझ लो कि इस बॉन्ड के टूटने पे डिपेंड करेगा। इस मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट गया। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप तो हैं पर कितने ग्रुप हैं, खाली एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उनके बीच में बने हुए बॉन्ड्स पे। ठीक, अगला दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो है एसिडिक नेचर, और ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, बेसिक नेचर। तो मॉलिक्यूल्स में एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हम किससे बता सकते हैं, आई इफेक्ट के थ्रू बता सकते हैं। कैसे, देखो एसिड किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन देना। ठीक है, हाइड्रोजन देना क्या कहलाता है, एसिड। जो वो कंपाउंड क्या करता है, आसानी से हाइड्रोजन देता है, उसे बोलते हैं कि वो एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एसिड, सबसे सिंपल एसिड कौन सा हो गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन देने की क्षमता रखता है, CH3 माइनस और H प्लस करके। ठीक, अब इसी में हम आई इफेक्ट जोड़ दें तो हम बोलें कि ये दो हमारे पास एसिड हैं, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक, तो वैसे आई इफेक्ट की तरीके से सोचना शुरू करना कि हाइड्रोजन निकालना है भाई, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे दे रहा है। ठीक, ये हाइड्रोजन छूटेगा कब, सवाल ये हाइड्रोजन छूटेगा कब। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CO, जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींच देगा तो ये हाइड्रोजन अकेला पड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो
मिथाइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की अपेक्षा कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इन मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकल पाता। या एसिडिक नेचर को हम आसानी से समझें तो एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं इन दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव एसिड कौन है। एसिटिक एसिड अपने आप ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास दूसरा वाला एसिड है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड जो हमारे पास है, इसमें क्या है, 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एसिड तो डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट पे। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को कम कर देगा। या हम दूसरा भी लिख सकते हैं, एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट की, ठीक है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाएगी, ठीक है। बेसिक नेचर बेसिक नेचर हम देखते हैं या तो OH देने के कारण या इलेक्ट्रॉन पेयर को देने के कारण, ठीक। तो बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट की, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है। तो जैसे हम बात कर लें मेथिन एमीन जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के कारण बेसिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक। और इसी के साथ दूसरा एमीन ले हम, ये सेकेंडरी एमीन हो गया हमारे पास डाईमिथाइल एमीन, ठीक। अब जो एमीन है उसकी बेसिसिटी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के कारण आ रही है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है। तो कौन करेगा, आई इफेक्ट ध्यान करना, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से। अब मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पे खाली एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी एमीन होते हैं वो प्राइमरी एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। तो आसानी से ये भी समझ सकते हैं हम कि जो बेसिक नेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ों की व्याख्या हम किसके थ्रू कर सकते हैं, आई इफेक्ट से। तो कहीं पे भी एसिडिक नेचर का सवाल आएगा, बेसिक नेचर का सवाल आएगा, तो हमें ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हम किस तरीके से करें, प्लस आई इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, माइनस आई इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। थैंक यू।